हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस में आपका स्वागत है। दिस इज अंकित राज। तो फ्रेंड्स, हम आगे की वन लाइन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो पहला है मौलिकता, दूसरा है नवीनता, तीसरा है लोचशीलता और चौथा है विस्तारण, पांचवा है विभिन्नता। सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या हैं? तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसने कहा है? तो अरस्तू ने कहा है। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो पहली पाठशाला घर होती है और परिवार होता है। खेल कूद का मैदान भी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला जो कहा गया है, उसको घर और परिवार को कहा गया है। और इसको हमने क्वेश्चंस भी देखा है यूपी टेट में भी, कि बालक के प्रथम पाठशाला कहाँ होती है, तो उसका घर और परिवार से ही प्रथम पाठशाला स्टार्ट होती है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व होता है? तो बाल्यावस्था में। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था। वांछित बालक किसे कहते हैं? जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त हो ना पाए, लेकिन पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें वांछित बालक कहते हैं। बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? तो कौन कौन होते हैं बाल अपराधी बालक? अनुवांशिकता वाले, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष, अशांत वातावरण में जो रहता है बालक, कुसंगति में जो पड़ जाता है बालक, ज्यादा लाड़ प्यार देने से भी बालक बाल अपराधी हो जाता है। बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? इच्छित वस्तुओं प्राप्त न कर पाना, कुंठित विचार का पनपना, अंतर्मुखी होना, सामाजिक भावों को न जानना। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? तो अनुशासनात्मक क्रियाविधि द्वारा हम बाल अपराधियों के बालक को हम उसका उपचार कर सकते हैं। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? तो कक्षा में लेट से आने वाले, स्कूल से भाग जाने वाले, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके ना लाना, कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान न देना। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षा द्वारा कैसे दूर की जाती है? तो ऐसे बालकों की समस्या समाधान के लिए कक्षा अनुशासनात्मक विशेष ध्यान तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि में बदलाव लाना चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ आदि प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है? तो किशोरावस्था की सूचक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत किसने दिया है? तो निरंतरता का सिद्धांत है, जिसमें बालक का कंटिन्यू विकास होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो मानव व्यवहार का विज्ञान है। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। तो किसने कहा है? ट्रेवर का है। छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? तो 50,000 शब्द का भंडार होता है छठवीं कक्षा के बालक में। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो 80,000 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है। लड़कों और लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है फ्रेंड्स। भाषा को सीखने के साधन कौन से हैं? तो अनुकरण है भाषा का सीखने का साधन, फिर दूसरा है खेल है, फिर तीसरा कहानी है। लड़कियों संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं? तो 6 इयर्स की उम्र में
लड़कियां सांकेतिक भाषा को सीख जाती हैं, जिसे हम साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो लिंग है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, जनसंचार, समाज का वातावरण, विद्यालय आदि। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि और तर्क का। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बुद्धि को समझाया था। मानसिक आयु संप्रत्यय बुद्धि मापने का विचार किसका है? तो अल्फ्रेड बिने का। तो 1905 में संप्रत्यय बुद्धि यानी कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है। मानसिक आयु क्या है? किसी पंक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना मानसिक आयु है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है, मंद, कुशाग्र और औसत बुद्धि। स्टर्न के सूत्र के में संशोधन किसने किया है? तो टर्मन ने किया है। बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने किया? तो वेस्लर महोदय ने 1960 में किया। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो दृश्य साधन में। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी और शुद्ध लिखावट सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल महोदय ने दिया था। शिक्षा में समावेशन यानी इंक्लूजन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। आईवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़ बुद्धि वाला कहलाता है। यौन आदि समस्त जीवन का नहीं, तो किशोरावस्था का मूल तत्व है। या किसने कहा है? रॉश ने कहा है। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का है। जो बालक समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। किसने कहा है? हीली ने कहा है। बुद्धि के किस सिद्धांत को बाजू का ढेर कहा गया है? तो बहुतत्व के सिद्धांत को बाजू का ढेर कहा गया है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पाद की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। किसका कथन है? टर्मन एवं ओडन द्वारा। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो और क्रो का। चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। प्याजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस उम्र तक रहता है? 7 वर्ष तक। किसी बालक में चिंतन की आयु बढ़ने के साथ साथ किसका प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी बालक का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। किस मनोवैज्ञानिक ने अभिबुद्धि को कोशिकीय वृद्धि कहा है? सॉरी फ्रेंड, किस मनोवैज्ञानिक ने अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि कहा है? तो फ्रैंक महोदय ने कहा है। बाल विकास में वयसंधि का समय क्या है? तो 10 से 14 वर्ष तक। जब भी कभी 21वें गुणसूत्र में अर्ध
सूत्री विभाजन नहीं होता है तो वह कहलाता है डाउन सिंड्रोम कहलाता है। यदि कोई 6 माह का बालक कंफर्ट साउंड कंफर्ट साउंड करता है तो यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास क्रम का सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा जोड़ा गुणसूत्र सबसे छोटा होता है? तो 23वां गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। 23वां गुणसूत्र यानी जिसको हम 23वां गुणसूत्र एक्स एक्स महिला अथवा पुरुष में किसमें पाया जाता है? तो महिला में पाया जाता है। कौन सा गुणसूत्र छोटा गुणसूत्र कहलाता है? तो वाई गुणसूत्र छोटा कहलाता है। किस सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र का ही विच्छेदन नहीं हो पाता? तो -46 प्लस एक्स डाउन सिंड्रोम में। माता पिता के शरीर में गुणों का समूह क्या कहलाता है? तो डीएनए कहलाता है। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो आरएनए कहलाता है। किसी भी बच्चे के दांत बनने की अवस्था क्या है? तो गर्भावस्था है। कौन सी अवस्था में बालक बालिका पूरे जीवन में सबसे अधिक फुर्तीला होता है? तो बाल्यावस्था में सबसे अधिक बालक और बालिका फुर्तीले होते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा, अपने घर परिवार में देखे होंगे, जो जो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है बच्चा जब, तो उनको देखे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और उनको जब तक 2 थप्पड़ लगा के दिया नहीं जाता तब तक वो शांत बैठते नहीं है। उनकी मदर भी परेशान हो जाती है उनको मना करते करते। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि बाल्यावस्था में बालक और बालिका सबसे फुर्तीला प्रवृत्ति का हो जाता है। किस आयु तक मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है? तो 12 वर्ष। किस आयु तक परिपक्वता लगभग आ जाती है? तो 16 ईयर्स तक। जीवन का आदर्श काल शैशवावस्था काल कहलाता है। जीवन की नींव की अवस्था आधारशिला शैशवावस्था कहलाता है। जीवन के आत्मप्रेम की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो शैशवावस्था होती है। बाल विकास में संचयी प्रवृत्ति किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। यानी संचयी प्रवृत्ति क्या होती है फ्रेंड्स यहाँ पर, कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अगर ढेर सारा खिलौना दे दिया जाए, उसके पास रख दिया जाए, तो वो भी उठाएगा और उसको उठा के सिर्फ अपने पास इकट्ठा करके रख लेगा। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि बाल विकास में संचयी प्रवृत्ति की किस अवस्था में हो जाता है? तो शैशवावस्था से ही बालक संचय करने लगता है। किस हार्मोन्स के स्रोत के कारण लड़कियों की आवाज मृदुल तथा लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण लड़कियों में मृदुल वॉइस हो जाती है, यानी कि पतली आवाज हो जाती है, और लड़कों की आवाज भारीपन में आ जाता है जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो थायराइड ग्लैंड की जो गले में होती है फ्रेंड्स, उससे जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज जब होता है तो उसी के कारण ये परिवर्तन होता है। मानसिक विकास में प्रमस्तिष्क का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना। मानसिक विकास की किस अवस्था में मूर्त प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो बाल्यावस्था का मानसिक विकास। सलाह की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था तक मानसिक संप्रत्यय उच्चतम रूपों में विकसित हो जाता है? यानी कि किशोरावस्था में जो कॉन्सेप्ट का जो मतलब कि जो मानसिक संप्रत्यय उच्चतम हो जाता है, यानी कि उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जो क्षमता आ जाती है वो किशोरावस्था में आ जाती है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो सिगमंड फ्राइड ने की है। ऑडिपस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो लड़का होता है वो मातृ प्रेम के प्रति उसका झुकाव होता है, और इलेक्ट्रा में क्या देखा जाता है कि जो लड़कियां होती है वो फादर के तरफ ज्यादा अटैचमेंट होता है उनका। तो यही बताया गया है ओडिपस में और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में। बाल विकास की प्रक्रिया में कौन सी अवस्था जीवन की
परिप्रक्षा काल कहलाती है? बाल्यावस्था। बाल विकास की प्रक्रिया में किस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल कहते हैं? तो किशोरावस्था को पुनरावृत्ति काल कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इवॉन पावलोव ने दिया है। एसआर बाउंड सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो थॉर्नडाइक का है। नैमित्तिक अनुबंधन की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो स्किनर ने की है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। अधिगम में प्रणोद ह्रास का सिद्धांत किसने दिया है? तो हल ने दिया है। अधिगम बने प्रच्छत्र अधिगम सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया है? तो टॉलमैन ने किया है। एसओआर सिद्धांत में ओ क्या है? तो प्राणी जीव यानी ऑर्गेनिज्म वाटसन। उत्तेजना प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? तो वुडवर्थ का है। अधिगम का टेपोलॉजी सिद्धांत किसका है? तो कुर्ट लेविन का है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो मानसिक उद्वेलन का प्रयोग। अस्थायी समूह निर्माण के संदर्भ में सही कथन है? तो गिरोहकालिक प्रवृत्तियां। 44 प्लस एक्स एक्स वाई का संबंध बाल विकास में है। क्लेनेफेल्टर। प्राकृतिक पोषण विवाद में पोषण से तात्पर्य है वह क्षेत्र जहां प्रत्यक्ष रूप से बालक पर प्रभाव पड़ता है। दो परस्पर मनोविरोधी दशाएं किस अवस्था की विशेषता है? तो किशोरावस्था की विशेषता है। किसी भी कक्षा में बालक के मन की वह आंतरिक भावना जो उसे सीखने के लिए उत्तेजित करती है कहलाती है अभिप्रेरणा। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत विश्लेषण प्रक्रम में किसमें सम्मिलित है वो होता है? तो पाश्य अवस्था में। संप्रत्यात्मक विकास की प्रक्रिया में अंतिम सोपान है सामान्यीकरण यानी जर्नलाइजेशन। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थी की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों का पहचानना। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। बाल विकास के अंतर्गत भाषा विकास में अंतिम से पहले वाला पद होता है वाक्य विन्यास। वंशानुक्रमणीय प्रक्रिया में पुरुष के प्रथम 22 गुणसूत्र कहलाते हैं ऑटोसोम्स। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? चलना, भागना, फेंकना, बोलना इत्यादि ये अधिगम को प्रदर्शित करता है। अधिगम प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि सिद्धांत की देन है अधिगम स्थानांतरण। किसी भी बालक के संवेगों में सम्मिलित है शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष। अधिगम के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर बल दिया जाता है अनुकरण पर। शिक्षण के अनुदेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित है सिखाए जाने वाले तथ्यों को छोटे छोटे रूपों में तोड़ना। शैक्षणिक प्रक्रिया में एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रियान्वितकारी पद्धतियों से पढ़ाया जाए तो। सीखने में अचानक समस्या समाधान का अनुभव है आहा अनुभव। अधिगम समय तथा मात्रा पर परस्पर संबंध बतलाता है। अधिगम वक्र रेखा को बतलाता है। अधिगम में किसी भी बाधा का कारण उत्पन्न होती है अधिगम का पठार। अधिगम पठार को दूर किया जा सकता है अभ्यास के माध्यम से। अधिगम वक्र रेखा कितने प्रकार की होती है? सरल, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित 4 प्रकार की वक्र रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण इत्यादि किस विधि में सम्मिलित है? तो आगमन विधि में। अधिगम एक प्रविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? अपसारी चिंतन प्रवृत्तियां यानी अपसारी चिंतन प्रवृत्तियां ये प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। अनुक्रमणात्मक अधिगम के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है तो क्रिया प्रसूत व्यवहार। समावेशी शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित इकाई है RCI।
भाषा विकास को सिखलाने का कौन सा तरीका गलत है? तो उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये गलत तरीका है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण केवल औपचारिक प्रवृत्ति है। परिणाम परिमाणात्मक अनुबंधन अधिगम कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे हम क्लासिकल कंडीशन थ्योरी भी कहते हैं। समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। अधिगम प्रक्रिया में जिसके मिलने से अधिगम गति में वृद्धि हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो पुनर्बलन कहा जाता है, जिसे हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। अधिगम के किस सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य बनने वाले संबंध को महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया? तो थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। अधिगम में प्रभाव का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस नियम से बना है? तो प्रभाव के नियम से बना है। थार्नडाइक के गौड़ नियमों की संख्या कितनी बताई है? तो 5 नियम बताए गए हैं उसमें। जब कभी भी कोई जीव बिना उद्दीपक को देखे स्वयं अपनी मनमर्जी से अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है तो वह व्यवहार है क्रिया प्रसूत या सक्रिय व्यवहार। चुस्ती की आयु कहा जाता है बाल्यावस्था। गंदी आयु की अवस्था को कहा जाता है बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है फ्रेंड्स। बाल विकास की वह अवस्था जहाँ संवेग भावों में बदलने लगता है वह बाल्यावस्था होता है। पुनर्बलन अनुसूची की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो बीएफ स्किनर ने की है। अधिगम में किसी भी बालक की प्रत्येक अनुक्रिया के पश्चात उसे पुनर्बलन दिया जाता है तो वह किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो सतत पुनर्बलन है। पुनर्बलन अनुसूची में सबसे श्रेष्ठ पुनर्बलन कौन सा है? तो असतत अनुपात परिवर्त्य है। सूझ का सिद्धांत किसका है? कोहलर का है। पूर्णाकार या समग्र कृति का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। गेस्टाल्ट संप्रदाय में कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे? वर्थिमर थे, कोफ्का थे, कोहलर थे, कुर्ट लेविन थे। ये 4 थे जो गेस्टाल्ट संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्ट के प्रतिपादक कौन थे? तो वर्थिमर थे। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने अपना प्रयोग किया था फ्रेंड्स। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है, जिसे हम सूझकर सिद्धांत भी कहते हैं। अचानक किसी समस्या का समाधान आ जाना क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि यानी सूझ का भी सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, जिसको हम सूझ का भी सिद्धांत कहा जाता है। किसके सिद्धांत से अधिगम स्थानांतरण का जन्म हुआ? कोहलर का सूझ का सिद्धांत। उत्तर प्रदेश की पहली मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थापित हुई? इलाहाबाद में हुई है। उत्तर प्रदेश में पहला मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ बना है? आगरा में। ये 2 प्रश्न फ्रेंड्स यूपी टेट में पूछ चुके हैं, तो इसको थोड़ा फिर से ध्यान में रखिएगा क्योंकि यूपी टेट में अक्सर क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। किसी भी जिले में प्राथमिक शिक्षा की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? डाइट। डाइट की स्थापना का सुझाव किसने दिया है? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा ध्यान किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। जब अधिगम की गति समानांतर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स जो इसमें कहा गया जो अधिगम की गति जो समानांतर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो अधिगम का पठार कहा जाता है। इसमें जो अधिगम की प्रवृत्ति वो मतलब कि रुक नहीं जाती है, वो होती रहती है, लेकिन वो धीरे हो जाती है, मतलब एकदम स्लोली जो होता है स्लोली स्लोली होने लगता है, इस कारण वहां पर पठार सा क्रिएट होने लगता है, तो इसीलिए उसको कहा गया अधिगम का पठार। किसके माध्यम से अधिगम पठार को दूर किया जा सकता है? अभ्यास के माध्यम से। अधिगम में मात्रा और समय का अनुपात क्या कहलाता है? अधिगम वक्र रेखा कहलाता है। किस प्रकार के वक्र रेखा में अधिगम के मध्य में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है? सरल वक्र रेखा। कौन से अधिगम वक्र रेखा में कभी कभी पठार का निर्माण हो जाता है? उन्नोत्तर
या नकारात्मक वक्र रेखा है इसको, तो उन्नतोत्तर में ही पठार का निर्माण होता है फ्रेंड्स, और इसे नकारात्मक वक्र रेखा भी कहा जाता है। किस अधिगम वक्र रेखा में समय में वृद्धि के साथ साथ अधिगम की मात्रा कभी भी बढ़ सकती है या घट सकती है? मिश्रित वक्र रेखा में यदि एक क्रिकेटर सीधे हाथ दाएं से बॉल फेंकते हुए बॉलिंग करता है और उसी प्रकार वह बाएं हाथ से बॉलिंग भी करने लगता है, तो वह किस प्रकार की स्थानांतरण है? तो एक पार्श्विक स्थानांतरण है। एक दर्जी हाथ से सिलाई मशीन चलाना सीखकर पैर से चलाना प्रारंभ कर देता है, तो किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो द्विपार्श्वीय स्थानांतरण है। ये फ्रेंड्स दोनों जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपी टेट में। एक अधिगमकर्ता नीचे के स्तर पर कुछ भी सीखकर उसका प्रयोग सीखने के ऊपरी स्तर में करने लगता है, तो यह स्थानांतरण किस प्रकार का है? तो अधिगम ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यदि कोई अधिगमकर्ता सीखने के ऊपरी स्तर में कोई ज्ञान अर्जित करके उसका उपयोग निचले स्तर पर करने लगता है, तो वह स्थानांतरण है अधोधर अधिगम स्थानांतरण। भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चॉम्स्की हैं। भाषा विकास सिद्धांत में वाक्यों के सतह संरचना और गहन संरचना के मध्य के नियमों को क्या कहा जाता है? तो व्याकरणात्मक रूपांतरण कहा जाता है। चोम्स्की के सिद्धांत में एलएडी का पूरा नाम क्या है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन युक्ति, जिसमें बच्चा भाषा को एक्वायर करके सीखता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। एमकेओ की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो लेव वाइगोत्स्की। तो एमकेओ का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स द मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो कि यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स पूछा है क्वेश्चंस। एमकेओ का पूरा नाम क्या है? तो द मोर नॉलेजेबल या नॉलेज अदर। जब ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति को सहारा देकर उसके आधार पर मार्गदर्शन करके समस्या का समाधान करता है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या है? तो स्कैफोल्डिंग है। इसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जेडपीडी का पूरा नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास क्षेत्र जिसे कहते हैं हिंदी में। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ये अक्सर सीटेट में पूछते हैं। जब किसी संस्था अथवा विषयों का सतही अध्ययन होता है तो कहलाता है पर्यवेक्षण। किसी भी विषय वस्तु का गहन मूल्यांकन कहलाता है निरीक्षण। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है, जो कि 19वीं शताब्दी मानी जाती है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन वर्ष 1920 में अमेरिका में किया गया, अतः अमेरिका को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक देश कहा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय थॉर्नडाइक, टर्मन, स्टैनले हॉल, फोरबेल आदि को कहा जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है। पेस्टोलॉजी को बाल विकास का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत रूसो ने की थी। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था अमेरिका में है। थॉर्नडाइक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान वर्ष 1913 में प्रकाशित हुई थी। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताया है। मनोविज्ञान का विषय चेतना है।
यह विलियम जेम्स का मत है। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। पौष्टिक भोजन, परिवार में स्थान, बुद्धि, सांस्कृतिक, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वातावरण और वंशानुक्रम। वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण परिपक्वता व अधिगम है। जब शिशु को क्रोध आता है तो वह क्रोध को क्रिया या वाणी द्वारा व्यक्त करता है। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना संवेग के रूप में होती है। बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिशु में मुख्यतः 4 संवेग होते हैं: प्रेम, भय, पीड़ा व क्रोध। ये 4 संवेग हैं फ्रेंड्स। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया गया है। शैशवावस्था में शिशु के दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। शिक्षण की प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पूर्व, अंतःक्रिया, पाश्य। शिक्षण में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं फ्रेंड्स। पहला स्तर स्मृति होता है, दूसरा स्तर होता है अवबोध होता है, तीसरा स्तर होता है चिंतन। किसी भी बालक में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना कहलाता है शिक्षण कहलाता है। किसी भी शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षण संप्रेषण पर। शिक्षण संप्रेषण में किस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग होता है? तो सार्थक शब्दों का। किस प्रकार का संप्रेषण, किस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग होता है फ्रेंड्स? तो सार्थक शब्दों का। संप्रेषण में कक्षा के अंतर्गत अनिवार्य है फीडबैक। कलन या एल्गोरिदम विधि का मुख्य प्रयोग किस विषय शिक्षण में किया जाता है? तो गणित या कंप्यूटर में किया जाता है इस विधि का प्रयोग। कलन या एल्गोरिदम की प्रक्रिया किस आधार पर चलती है? तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस के पे चलती है। पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि है व्याख्यान या मौखिक विधि। पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि है व्याख्यान या मौखिक विधि। पूर्णतया छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है खोज या अन्वेषण विधि। किसी एक कौशल के विकास के लिए संपादित होता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं? तो प्रस्तावना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः प्रस्तावना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। यानी शिक्षण में प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? तो ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, सूक्ष्म से स्थूल, विशिष्ट से सामान्य। ये शिक्षण सूत्र है फ्रेंड्स। शिक्षण में प्रमुख शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा गया है। बाल्यावस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है। किशोरावस्था में किशोर अधिक कल्पनाशील होता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन नामक पुस्तक हेवार्ड व ओरलैंसिक ने लिखी है। विशिष्ट बालक प्रायः अंतर्मुखी होते हैं। हेवार्ड व ओरलैंसिकी ने अपनी पुस्तक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में विशिष्ट बालकों को 9 वर्गों में विभाजित किया है। टोरेस ने बुद्धि प्राप्तांक के साथ साथ 6 अन्य प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर प्रतिभाशाली, निपुण बालक, श्रेष्ठ बालक, तीव्र सीखने वाले बालक, प्रवीण बालक की पहचान की थी। प्रतिभाशाली बालकों हेतु योजना विधि अधिक सफल हुई। क्रो के अनुसार ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बच्चा कह सकते हैं। विकलांग बालकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक, अपंग बालक, संपूर्ण और
अर्ध अंधे बालक, पूर्ण व अपूर्ण बहरे बालक, फिर हकलाने वाले बालक या भाषा दोषपूर्ण वाले बालक, फिर निर्बल बालक, मानसिक रूप से विकलांग बालक, मूर्ख, निम्न बुद्धि वाले, मंद गति से सीखने वाले बालक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विकलांग बालक और बाल अपराधी बालक होते हैं फ्रेंड्स। श्रवण दोष से ग्रसित बालकों को प्रदर्शन विधि से शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा हम जो श्रवण दोष से जिनको सुनाई नहीं दे सकता फ्रेंड्स, उनको हम डेमोन्स्ट्रेशन यानी किसी चीज को दिखा दिखा कर हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। श्रवण दोष से संबंधित प्रथम विद्यालय यूरोप में स्थापित हुआ था। मौखिक रूप से अधिगम की अक्षमता को अफेजिया और डिस्फेजिया कहा जाता है। 1930 में लुइस ब्रेल ने 6 उभरे हुए बिंदुओं के सहारे वर्णमाला, संख्या एवं अन्य सामग्री लिखने की विधि दी थी, जिसे ब्रेल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्ण व अपूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए वरदान स्वरूप है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा वन लाइनर क्वेश्चन समाप्त होता है। तो कल हम फ्रेंड्स कुछ टर्म जो सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं तो उन पर हम कल क्लास लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।